Hello class 8th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 हिंदी बुक से विच इज मत भांदो। ठीक है जी। देखिए बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इस कविता का एक्सप्लेनेशन देख लिया था और अब ये वीडियो रहेगी बच्चे हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो। यहाँ पे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम इस चैप्टर के एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि हमें ये सारा चैप्टर एकदम से माइंड में फ्रेशन अप हो जाएगा। और जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्योंकि अभी जस्ट एक छोटा सा समराइजेशन देख चुके हैं तो हमें सारे क्वेश्चन करने में हेल्प भी लग जाएगी, है ना। चलिए बच्चे, फिर हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन देख लेते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इसका अवरोहण मत रोको, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। मुक्त गगन में विचरण कर यह, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग ओ किरणों से, दीप्ति लिए भू पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई, शिल्प भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। ठीक है, तो बच्चे देखेंगे इसमें हमें क्या देखने को मिला है इस कविता में। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, मतलब हमें अपने सपनों के बच्चे पंखों को नहीं काटना चाहिए, हमें अपने सपनों को रोककर नहीं रखना चाहिए। इन सपनों की गति मत बांधो, मतलब इन सपनों की उड़ान को हमको नहीं बांध के रखना चाहिए, सपने को अपने तक ही नहीं सीमित रख लेना चाहिए, हमें इसको आसमान में खुला छोड़ देना चाहिए, है ना। जैसे सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। मतलब बच्चे ओवरऑल इन पंक्तियों का मतलब है कि इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि सपनों के पंख को मत काटो और उनकी उड़ान को मत रोको। जैसे फूलों की खुशबू हवा में उड़कर आसमान में चली जाती और वापस नहीं आती, वैसे ही सपने भी स्वतंत्र होने चाहिए। अगर बीज को मिट्टी में गिरने से रोक दिया जाए तो वह कभी पेड़ बनकर आसमान तक नहीं पहुंच सकता, है ना। इसका मतलब है कि सपनों को खुलकर उड़ने और आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। तो बच्चे इन लाइंस का क्या मतलब है कि इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि सपने धरती से शुरू होकर आसमान तक जाते हैं। जैसे आग धरती पर जलती है और उसका धुआं आसमान में उड़ता है ना, वैसे ही सपने भी धरती से उठकर हमारी आंखों में नई चमक लाते हैं। सपनों में इतनी ताकत होती है कि वे हमें ऊंचा उठाते हैं और नई उम्मीदें देते हैं, है ना। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि सपने धरती से शुरू होकर आसमान तक जाते हैं। जैसे आग धरती पर जलती है और उसका धुआं आसमान में उड़ता है, वैसे ही सपने भी धरती से उठकर हमारी आंखों में नई चमक लाते हैं। सपनों में इतनी ताकत होती है कि वह हमें ऊंचा उठाते और नई उम्मीदें देते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, इनका आरोहण मत रोको, इनका अवरोहण मत बांधो, मतलब हमें इन सपनों को ऊपर उठने या नीचे वापस आने से नहीं रोकना चाहिए, है ना। आरोहण ऊपर उठना, अवरोहण नीचे आना,
है ना, वापस रिजल्ट बनकर नीचे आना। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग ओ किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि सपनों को ऊपर उठने या नीचे आने से नहीं रोकना चाहिए। सपने स्वतंत्र होकर आसमान में तारों और बादलों के बीच घूमते हैं। वे बादलों से रंग और सूरज की किरणों से रोशनी लेकर धरती पर लौटते हैं। इसका मतलब है कि सपने हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि सपनों को ऊपर उठने या नीचे आने से नहीं रोकना चाहिए। सपने स्वतंत्र होकर आसमान में तारों और बादलों के बीच घूमते हैं। वे बादलों के रंग और सूरज की किरणों से रोशनी लेकर धरती पर लौटते हैं। इसका मतलब है कि सपने हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। मतलब क्या है बच्चे? देखो, अंत में कवित्री कहती हैं कि सपने हमें धरती को स्वर्ग बनाने का तरीका सिखाते हैं। हमें सपनों को धरती से बांधने या आसमान तक जाने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सपनों को स्वतंत्र देने से वे हमें नई राह दिखाते हैं और दुनिया को और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। तो अंत में कवित्री कहती हैं कि सपने हमें धरती को स्वर्ग बनाने का तरीका सिखाते हैं। हमें सपनों को धरती से बांधने या आसमान तक जाने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सपनों को स्वतंत्र देने से वह हमें नई राह दिखाते हैं और दुनिया को और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। ठीक है जी, देखो चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन हो गया। सारा कविता ये माइंड में फ्रेशन अप हो गई। चलो, अब सारी कविता माइंड में फ्रेशन अप हो गई तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले वी हैव पार्ट से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। देख लेंगे। सबसे पहले है हमारे पास मेरी समझ से। मेरी समझ से के अंदर क्या है बच्चे? क वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सन्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है उसके सामने हमें स्टार बना देना है ना। अच्छा, हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो, तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है तो आप एक से ज़्यादा स्टार बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? आपके अकॉर्डिंग कविता का मुख्य भाव क्या है? सपने मात्र कल्पनाएं हैं, मतलब सपने सिर्फ एक कल्पना है जो हम करते रहते हैं, वो कभी सच नहीं होते क्या? जी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सपनों को भूल जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भूल जाना चाहिए? जी नहीं। सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। हाँ जी, ये ऑप्शन तो करेक्ट है कि सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। भाई पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है कि सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सपने देखना अच्छी बात है। हाँ, सपने देखना अच्छी बात है ना। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और सपने देखना अच्छी बात है। तो आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? सपने मात्र कल्पनाएं हैं, या फिर सपनों को भूल जाना चाहिए, या फिर सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और सपने देखना अच्छी बात है? तो सपने की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और सपने देखना अच्छी बात है। करेक्ट। चलिए, सेकंड वी हैव
मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? मत बांधो स्वतंत्रता मतलब कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? सपनों की, है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे प्रेम की, जी नहीं। शिक्षा की, जी नहीं। सपनों की, हाँ जी, सपनों की स्वतंत्रता की बात करती है मत बांधो कविता। और अधिकारों की, जी नहीं, सपनों की, है ना। तो मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? सपनों की, है ना। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ बच्चे। थर्ड वी हैव कि इन सपनों के पंख न काटो। पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपनों में इन सपनों के पंख न काटो। पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपनों को पंख से क्यों रिलेट किया गया है? क्योंकि सपने जीवन में कुछ नया करने का की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। कुछ सपना आया तो अभी तो हमें एक उम्मीद आएगी, तभी तो हम सोचेंगे कि चलो हाँ इसको करते हैं, तो हमें एक प्रेरणा मिलती है ना। तो यह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है सपने सफलता को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। बिल्कुल, सपने सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं। हाँ जी, सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण भी करवाते हैं। और सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं। जी नहीं, ये करेक्ट नहीं है। सपने पंखों की तरह कोमल हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है कि सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं, और सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं। सॉरी, ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इन सपनों के पंख न काटो। पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं और सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। सपने पंखों की तरह उड़ान भर भ्रमण करवाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ देख लिया जाए बच्चे। फोर्थ है हमारे पास स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में आप स्वर्ग से क्या समझते हैं? ऑप्शन जहाँ किसी को शारीरिक कष्ट ना हो वो स्वर्ग है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ अतुलनीय धन संपत्ति हो, मतलब बेशुमार धन संपत्ति हो, इसको स्वर्ग बोलते हैं क्या इस कविता में? नहीं। जहाँ परस्पर सहयोग और सद्भाव हो, हाँ जी, ये हमारा स्वर्ग हो सकता है कि जहाँ सबके साथ सहयोग और सद्भाव हो, अच्छी भावना हो परस्पर एक दूसरे में, है ना। और नेक्स्ट है जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। हाँ जी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, है ना। तो स्वर्ग बनाने का फिर कोई पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? जहाँ परस्पर सहयोग एवं सद्भावना हो, है ना। और सेकंड, जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, है ना। चलो फिफ्थ देखेंगे बच्चे। फिफ्थ वाला है यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? बताओ, अगर बीज धूल में मिट्टी में गिर जाए तो क्या हो जाएगा? भैया मिट्टी में गिर गया तो मिट्टी के अंदर वो उपजने लगेगा और वो बड़ा होके बाहर आ जाएगा, और बाहर आके और बड़ा होके वो पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में है वह तेजी से उड़ सकता है। बीज अगर धूल में गिर जाए तो वह तेजी से उड़ सकता है? नो। वह और गहरा हो सकता है? जी नहीं।
उसकी उड़ान रुक सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असली उड़ान तो बीज को धूल में गिरने से ही होगी ना उसकी। वह बढ़कर पौधा बन सकता है। हाँ जी, वह बढ़कर पौधा बन सकता है। अगर उसको भैया बीज को हम धूल में मिट्टी में नहीं गिराएंगे तो वह फिर पौधे का रूप नहीं लेगा, उसको एक रिजल्ट का रूप नहीं लेगा वो सपना, है ना। तो वह बढ़कर पौधा बन सकता है। यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? वह बड़ा होके पौधा बन सकता है ना। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, अगर ये क्लियर है तो इसके आगे देखेंगे बच्चे ख वाला क्वेश्चन। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। देखो, हो सकता है बच्चे कि आपके ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके आंसर आपसे कुछ और हों, है ना। तो आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि अगर उनके आंसर आपसे अलग हैं तो क्यों अलग हैं, उन्होंने ऐसा क्या ऑप्शन चूज़ किए। ठीक है, आया समझ? चलिए, समझ आया, या मतलब आपके फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी रहेगी, आप कर लेंगे, अपने फ्रेंड के साथ सिंपल डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखो, हमें बच्चे नीचे ना कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें इनका क्या मतलब समझ में आता है, एक्चुअली हमें वो मतलब लिखना है ना। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। मतलब कि इन पंक्तियों का क्या मतलब है भैया कि एक बार जो खुशबू हवा में उड़ जाती है तो वह वापस नहीं आती, है ना। तो और जो बीज है बच्चे, जो एक बार अगर मिट्टी में गिर जाए तो वह आसमान में नहीं उड़ सकता, है ना। लेकिन क्या होता है एक्चुअली, वह बड़ा बन के पेड़ बन सकता है, वह बड़ा पेड़ बन सकता है ना। यानी कुछ चीज़ें अपनी जगह रहकर ही सही काम कर पाती हैं, है ना। अपनी जगह और आज़ादी, और सारे सपनों को अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ना, ताकि वे सफल हो सके, है ना। तो बच्चे हम यहाँ आंसर मेंशन कर सकते हैं कि इन पंक्ति का मतलब है कि खुशबू हवा में उड़ जाती है और वापस नहीं आती। बीज अगर मिट्टी में गिरता है वह तब भी वह पेड़ बन सकता है, बड़ा पेड़ बन सकता है। यानी कुछ चीज़ें अपनी जगह पर रहकर ही सही काम कर पाती हैं। सपनों को भी अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ताकि वे सफल हो सकें, है ना। इन पंक्ति का मतलब है कि खुशबू हवा में उड़ जाती है और वापस नहीं आती। अगर बीज मिट्टी में गिरता है वह तभी बड़ा पेड़ बन सकता है। यानी कुछ चीज़ें अपनी जगह रहकर ही सही काम कर पाती हैं। सपनों को भी अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ताकि वे सफल हो सकें, है ना। आया समझ बच्चे? चलिए, आया तो ख वाला देखेंगे। मुक्त गगन में विचरण करिए है, तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंगों किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चे? देखो, मुक्त गगन में खुले आसमान में विचरण करे है, मतलब इधर उधर घूमकर खुले आसमान में उड़कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। तारों के बीच में मिल जाएगा ये, है ना। मेघों से रंग, बादलों से रंग, ओ मतलब और, किरणों से, सूरज की किरणों से, दीप्ति मतलब रोशनी लेकर भू पर आएगा, धरती पर लौटता है ना। तो इन पंक्ति का मतलब है कि सपने खुले आसमान में उड़ते हैं, बादल और तारों के बीच घूमते हैं। वे बादलों से रंग और सूरज की किरणों से चमक लेकर फिर धरती पर लौटते हैं। यानी सपने हमें नई ऊर्जा और सुंदरता देते हैं जो हमारे जीवन को रोशन करती है।
इन पंक्ति का मतलब है कि सपने खुले आसमान में उड़ते हैं, बादलों और तारों के बीच घूमते हैं। वे बादलों से रंग और सूरज की किरणों से चमक लेकर फिर धरती पर लौटते हैं। यानी सपने हमें नई ऊर्जा और सुंदरता देते हैं, जो हमारे जीवन को रोशन करते हैं। करेक्ट है? आया समझ बच्चे? चलिए, आया तो बच्चे देखेंगे, इसमें तो बस ये 2 ही पंक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, विच इज मिलकर करें मिलान। इसके अंदर क्या है? कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भ से मिलाइए। देखो, स्तंभ 1 में बच्चे हमारे पास वो पंक्तियां दी गई हैं, वो लाइन दी गई हैं, और स्तंभ 2 में हमारे पास बच्चे उन लाइंस का मतलब दिया गया है। क्या करना है? सिंपली उनको करना है मैच इट। कर लें तो देखो, स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 में है बच्चे, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इसमें क्या है? इसका क्या ऑप्शन हो सकता है कि सपनों के पंख नहीं काटने चाहिए, उनकी उड़ान को नहीं रोकना चाहिए, है ना? तो इसका ऑप्शन देखें तो फर्स्ट अगर चेक करें, सपनों के उठने आरोहण और उनके व्यवहार में वापस आने अवरोहण में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। जी नहीं, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड देखेंगे, सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। ये भी नहीं है, क्योंकि सपनों के पंख काटने की बात हो रही है। थर्ड देखेंगे, किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल यही आंसर हमारा करेक्ट है। देखो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इसका किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। एग्जैक्टली यही आंसर करेक्ट है। चलिए सेकंड देखेंगे, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। इसका ऑप्शन चेक करेंगे बच्चे। देखो, फर्स्ट 2 तो इसके थे नहीं, थर्ड बुक्ड हो गया, थर्ड कंप्लीट मतलब मैच हो गया ऑलरेडी। फोर्थ चेक करेंगे, रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। जी नहीं। फिफ्थ है, सपनों में ऊपर उठने और नीचे आने का अवरोहण मतलब दोनों ही विशेषता होती हैं। सपनों में दोनों ही गति हैं, आरोहण की भी और अवरोहण की भी। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। तो बच्चे यही ऑप्शन करेक्ट है कि सपनों में ऊपर उठने और नीचे आने दोनों की ही विशेषता होती है। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है ना। चलिए थर्ड ऑप्शन देखें बच्चे, इसका अवरोहण मत रोको, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। इसका बच्चे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, सपनों के उठने मतलब आरोहण और उनके व्यवहार में वापस आने मतलब अवरोहण में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। सपनों के उठने और उनके व्यवहार में वापस आने में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? फोर्थ है ना। फोर्थ देखेंगे, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो।
इसका बच्चे सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए। सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको। नभ तक मतलब आसमान तक, ऊंचाइयों तक। उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको और उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। फिफ्थ चेक करेंगे। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। इसका फोर्थ देखिए। रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, श्रमद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, श्रमद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। ठीक है, तो बच्चे ये हैं हमारे मैच इट। वंस इनको एक बार रीड कर लें। देखो, फर्स्ट है इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इसका थर्ड ऑप्शन देखिएगा। किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। सेकंड है, सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। इसका फिफ्थ देखेंगे। सपनों में ऊपर उठने मतलब आरोहण और नीचे आने मतलब अवरोहण दोनों की विशेषताएं होती हैं। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है ना। चलो नेक्स्ट है थर्ड। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। तो सपनों के उठने और उनके व्यवहार में वापस आने में बाधा न डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है ना। फिफ्थ है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। दैट मीन्स कि रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, श्रमद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। क्लियर है? तो बच्चे ये थे हमारे मिलान। चलिए मिलान हो गए तो देख लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सोच विचार के लिए। देखें, कविता को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। कविता को पुनः पढ़ेंगे मतलब पढ़ चुके हैं हम तो वापस नहीं पढ़ेंगे, पता लगाएंगे और लिखेंगे। क वाला क्वेश्चन देखेंगे। कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए गए होंगे? किसके लिए कहा गया है कि पंख मत काटो और इनको मत बांधो? सपनों को, है ना, कि हमें अपने सपनों को बांध के नहीं रखना चाहिए, हमें अपने सपनों को पंख नहीं काटने चाहिए, उनकी उड़ान को नहीं रोकना चाहिए। तो किसके लिए कहा गया है? सपनों के लिए। तो यह संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवित्री महादेवी वर्मा हमें कह रही हैं कि अपने या दूसरों के सपने को रोकना या सीमित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने सपनों को डर या बाधाओं से बांध देता है तो वे पूरे नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो हम उसके सपनों के पंख नहीं काटने चाहिए, बल्कि उसे आज़ादी देनी चाहिए। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सपने आज़ाद रहकर ही फलते फूलते हैं, है ना। तो ये संबोधन सपनों के लिए किए गए हैं। कवित्री महादेवी वर्मा हमें कह रही हैं कि अपने या दूसरों के सपनों को रोकना या सीमित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने सपनों को डर या बाधाओं से बांध देता है तो वे पूरे नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो हम उसके सपनों के पंख हमें नहीं काटने चाहिए, बल्कि उसे आज़ादी देनी चाहिए। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सपने आज़ाद रहकर ही फलते फूलते हैं। क्लियर है? चलिए ख वाला देखेंगे बच्चे। सो द ख वाला वी हैव, कविता में सपनों की गति ना बांधने की बात क्यों कही गई होगी? कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई होगी? बताइए जी।
क्यों कही गई होगी कि सपनों की गति नहीं बांधनी चाहिए? क्योंकि अगर हम सपनों को रोकेंगे तो वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएंगे, है ना। जैसे पक्षी है, उसे उड़ने की आज़ादी चाहिए, और अगर हम उसे बांध दें तो उसको सुंदरता या उसकी असली सफलता नहीं देख पाएंगे, है ना। तो हमें सपनों की गति को नहीं बांधना चाहिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, सपनों की गति ना बांधने की बात बच्चे यहाँ क्यों की गई है? क्योंकि अगर हम सपनों को रोकते हैं तो वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते। कवित्री कहती हैं कि सपने जैसे पक्षी हैं जिन्हें उड़ने की आज़ादी चाहिए। अगर हम उन्हें बांधें तो वे हमें नई प्रेरणा, सुंदरता या सफलता नहीं दे पाएंगे। जैसे बीज को मिट्टी में गिरने से रोकने पर वह पेड़ नहीं बनता है, वैसे ही सपनों को बांधने से जीवन में कुछ नया नहीं होता। इससे हमारा जीवन सीमित और बोरिंग रह जाता है। कविता हमें सिखाती है कि सपनों की गति रोकने से उनकी चमक और महत्व खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें खुलकर जीने दें। सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि हम सपनों को रोकते हैं तो वे पूरी अपनी ताकत नहीं दिखा पाते। कवित्री कहती हैं, सपने जैसे पक्षी हैं, उन्हें उड़ने की आज़ादी चाहिए। अगर हम उन्हें बांध दें तो वे हमें नई प्रेरणा, सुंदरता या सफलता नहीं दे पाएंगे। जैसे बीज को मिट्टी में गिरने से रोकने पर वह पेड़ नहीं बनता, वैसे ही सपनों को बांधने से जीवन में कुछ नया नहीं होता। इससे हमारा जीवन सीमित और बोरिंग रह जाता है। कविता हमें सिखाती है कि सपनों की गति रोकने से उनकी चमक और महत्व खत्म हो जाता है, इसलिए उसे खुलकर जीने दें, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव किया जाए बच्चे। सो द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरण के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में सबसे अलग सपनों की ओर कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? सब कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उसे विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की और कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? कौन सी और विशेषताएं हो सकती हैं बच्चे, बताइए। देखो, कविता में सौरभ मतलब खुशबू, बीज, धुआं और अग्नि के उदाहरण से सपनों को अलग अलग बताकर उनकी विशेषताएं दिखाई गई हैं, क्योंकि सपने इनसे ज़्यादा जीवंत और रचनात्मक होते हैं। भाई मेरी दृष्टि में सपनों की और विशेषताएं ये हो सकती हैं कि व्यक्तिगत और अनोखे, वो थोड़े से व्यक्तिगत और अनोखे होते हैं। सपने हर इंसान के अपने होते हैं, जैसे कोई दो खुशबू या बीज एक जैसे नहीं, लेकिन सपने हमारी सोच और भावनाओं से बनते हैं, है ना। बदलने वाले सपने समय के साथ बदल सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, जबकि धुआं या अग्नि एक बार जलकर खत्म हो जाते हैं। अग्नि सॉरी, सपने समय के साथ बदल सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, जबकि धुआं या अग्नि एक बार जलकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरणा देने वाले। सपने हमें मेहनत करने की ताकत देते हैं और जीवन की नई दिशा दिखाते हैं, जो सौरभ या बीज जैसी चीज़ों में नहीं होती। प्रेरणा देने वाले मतलब सपने हमें मेहनत करने की ताकत देते हैं और जीवन को नई दिशा दिखाते हैं, जो सौरभ या बीज जैसी चीज़ों में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास असीमित। सपने किसी सीमा से नहीं बंधे होते, है ना। वे कल्पना से शुरू होकर वास्तविकता बन सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चांद पर जाने का सपना देखता है और वैज्ञानिक बनकर उसे पूरा भी कर लेता है ना। सपने किसी सीमा से नहीं बंधे, वे कल्पना से शुरू होकर वास्तविकता बन सकते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति चांद पर जाने का सपना देखता है और वैज्ञानिक बनकर उसे पूरा करता है ना जी। ये विशेषताएं सपनों को इन उदाहरण से अलग बनाती हैं, क्योंकि सपने हमारे मन की रचना और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। क्लियर? तो देखेंगे वापस से। कविता में सौरभ मतलब खुशबू, बीज, धुआं और अग्नि के उदाहरण से सपनों को अलग बताकर उनकी विशेषताएं दिखाई गई हैं, क्योंकि सपने इनसे ज़्यादा जीवंत और रचनात्मक होते हैं। मेरी दृष्टि में सपनों की और विशेषताएं ये हो सकती हैं कि सपने व्यक्तिगत और अनोखे होते हैं। सपने हर इंसान के अपने होते हैं। जैसे कोई दो खुशबू या बीज एक जैसे नहीं, लेकिन सपने हमारी सोच और भावनाओं से बनते हैं। बदलने वाले सपने समय के साथ बदल सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, जबकि धुआं या अग्नि एक बार जलकर खत्म हो जाते हैं। थर्ड है प्रेरणा देने वाले। सपने हमें मेहनत करने की ताकत देते हैं और जीवन को नई दिशा दिखाते हैं, जो सौरभ या बीज जैसे चीज़ों में नहीं होती। नेक्स्ट है असीमित। सपने किसी सीमा में नहीं बंधे, वे कल्पना से शुरू होकर वास्तविकता बन सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चांद पर जाने का सपना देखता है और वैज्ञानिक बनकर उसे पूरा करता है। ये विशेषताएं सपनों को इन उदाहरण से अलग बनाती हैं, क्योंकि सपने हमारे मन की रचना है और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घ वाला। कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए कि आपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है, सच होते देखा है। आरोहण ऊपर जाना, आसमान में जाना, अवरोहण उसको नीचे उतरना, नीचे आना। तो कविता में आरोहण मतलब ऊपर उठना और अवरोहण मतलब नीचे आना, दोनों का महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सपनों में उतार चढ़ाव भी उन्हें सच्चा बनाते हैं। भैया सपनों में हो, जीवन में हो, हर जगह उतार चढ़ाव रहता है ना। तो कविता में आरोहण मतलब ऊपर उठना, अवरोहण मतलब नीचे आना, दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सपनों में उतार चढ़ाव भी उन्हें सच्चा बनाते हैं। आरोहण से मतलब है ऊंचाई की ओर जाना और अवरोहण से नीचे आकर वास्तविकता से जुड़ना, है ना। मैंने इन्हें सार्थक होते देखा है। आरोहण का उदाहरण, मेरा एक दोस्त को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। यह आरोहण था, जहां उसका सपना ऊंचा उठा और उससे प्रेरणा मिली। इससे उसकी जिंदगी में नई उम्मीद आई। अवरोहण का उदाहरण, वही दोस्त पढ़ाई के दौरान असफलताओं से गुजरा, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, लेकिन वह नीचे आकर अवरोहण मतलब फिर से मेहनत करता और सीखता। इससे उसका सपना मजबूत हुआ और आज वह डॉक्टर है ना। तो कविता में आरोहण मतलब ऊपर उठना और अवरोहण मतलब नीचे आना, दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सपनों में उतार चढ़ाव भी उन्हें सच्चा बनाते हैं। आरोहण से मतलब ऊंचाई की ओर जाना, अवरोहण से नीचे आकर वास्तविकता से जुड़ना। मैंने इन्हें सार्थक होते देखा है। आरोहण का उदाहरण, मैंने एक दोस्त को देखा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था। उसने मेहनत की और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। यह आरोहण था, जहां उसका सपना ऊंचा उठा और उसे प्रेरणा मिली। इससे उसकी जिंदगी में नई उम्मीद आई, है ना। अवरोहण का उदाहरण, वही दोस्त पढ़ाई के दौरान असफलताओं से गुजरा, जैसे परीक्षा में कम नंबर आना, लेकिन वह नीचे आकर फिर से मेहनत करता और सीखता। इससे उसका सपना मजबूत हुआ और आज वह डॉक्टर है। क्लियर। चलिए इसका ड वाला देखेंगे। सपनों में दोनों ही गति हैं और उड़कर आंखों में आता है।
क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभव से कोई उदाहरण दीजिए। तो देखो जी, हाँ भैया, हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि सपनों के अंदर दोनों गति होती हैं, ऊपर भी जाना और नीचे भी वापस लौट कर आना, है ना। आंखों में लौट कर यह है हमारी सोच और नज़र में वास्तविकता बन जाते हैं, ये तो हकीकत है ना। तो हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सपने दोनों गतियाँ ऊपर और नीचे रखते हैं, है ना। उड़कर आंखों में लौटकर यानी हमारी सोच और नज़र में वास्तविकता बन जाते हैं। सपने पहले कल्पना में उड़ते हैं और फिर मेहनत से हकीकत बनते हैं और हमें नई चमक देते हैं। मेरे अनुभव का उदाहरण, जैसे कोई भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप। मेरे एक पड़ोसी अंकल ने सपना देखा था कि वे अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। शुरू में सपना ऊंचा उड़ा कल्पना में, लेकिन पैसे की कमी से नीचे आया। फिर उन्होंने मेहनत की, लोन लिया और दुकान खोली। आज वे सफल है और कहते हैं कि सपना उनकी आंखों में चमक बनकर लौटा, क्योंकि अब वे रोज अपनी दुकान देखकर खुश होते हैं। इससे उनका जीवन वास्तविकता में सुंदर हो गया, है ना। तो हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सपने दोनों गतियाँ रखते हैं। उड़कर आंखों में लौटकर यानी हमारी सोच और नज़र में वास्तविकता बनकर नजर आते हैं। सपने पहले कल्पना में उड़ते हैं और फिर मेहनत से हकीकत बनते हैं और हमें नई चमक देते हैं। मेरे अनुभव का उदाहरण कि मेरे एक पड़ोसी अंकल ने एक सपना देखा था कि वे छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। शुरू में सपना ऊंचा उड़ा, लेकिन पैसे की कमी से नीचे भी आया। फिर उन्होंने मेहनत की, लोन लिया और दुकान खोली। आज वह सफल है और कहते हैं कि सपना उनकी आंखों में चमक बनकर लौटा, क्योंकि अब वे रोज अपनी दुकान देखकर खुश होते हैं। इससे उनका जीवन वास्तविकता में सुंदर हो गया। करेक्ट। चलिए, आ गया समझ? आ गया तो देखेंगे जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज शीर्षक। शीर्षक मतलब टाइटल। तो कविता का शीर्षक है मत बांधो। यदि आपको इस कविता का कोई और अन्य नाम देना है तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी लिखिए। देखो, अगर आपको चाहिए कि आपको इस टाइटल को रिप्लेस करना है इस कविता के, तो किससे रिप्लेस करेंगे? आप क्या नाम रखेंगे कविता के टाइटल का? अब जो भी नाम रखेंगे हमें यहाँ पे उसका रीज़न भी देना है ना। तो कोई भी नाम, सपना, सपनों की उड़ान, जैसे भी आप जो भी चाहें, पर उसका रीज़न दीजिएगा, है ना। तो हमारा नया शीर्षक, मैं इस कविता का नाम सपनों की उड़ान रखूंगा या रखूंगी। क्यों सोचा ऐसा? मैंने ये नाम इसलिए सोचा क्योंकि कविता में बार बार सपनों को आज़ाद छोड़ने और उनकी उड़ान को रोकने से मना किया गया है। जैसे, इन सपनों के पंख न काटो और मुक्त गगन में विचरण करिए है, जैसी पंक्तियां हैं जो बताती हैं कि सपने ऊंचा उड़कर हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। सपनों की उड़ान शीर्षक से यह साफ हो जाता है कि कविता सपनों की आज़ादी और उनकी ताकत की बात करती है। यह नाम आसान और कविता के भाव को अच्छे से दर्शाता है ना। तो मैं इस कविता का नाम सपनों की उड़ान रखूंगा। ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मैंने ये नाम इसलिए सोचा क्योंकि कविता में बार बार सपनों को आज़ाद छोड़ने और उनकी उड़ान को रोकने से मना किया गया है। जैसे, सपनों के पंख न काटो और मुक्त गगन में विचरण करिए है, ऐसी पंक्तियां हैं जो बताती हैं कि सपने ऊंचा उड़कर हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। सपनों की उड़ान शीर्षक से साफ हो जाता है कि कविता सपनों की आज़ादी और उनकी ताकत की बात करती है। यह नाम आसान और कविता के भाव को अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, फिर क्लियर हो गया तो देखेंगे जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अनुमान और कल्पना से। इसके अंदर देखेंगे क्या है,
कर्व वाला देखिए, मान लीजिए कि आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे, क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। देखो आपको मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, ये जस्ट इमेजिन वाले क्वेश्चन है तो इनको आप खुद से ही करेंगे, बस समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नया संसार बनाना है ना, तो आप क्या चाहिए कि आपके उस संसार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने उत्तर का कारण भी बताएंगे कि क्या होनी चाहिए वो क्यों होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो खुद करेंगे। ख देखेंगे, कल्पना में शिल्प और कला के महत्व की बात कही गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती हैं। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहेंगे, मतलब कौन सा टैलेंट सीखना चाहेंगे, उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, अनुमान करके बताइए। भैया देखो, हमें यहाँ पे बताना है कि हमें कौन कौन से हमें टैलेंट सीखने हैं, है ना, और कौन कौन सा टैलेंट सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, है ना, और उससे हमारा जीवन कैसे सुंदर बनेगा। तो ये सारा कुछ लिखना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ग वाले पे आ जाते हैं। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, बताइए जी। अगर आपको आपके पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप पास्ट में जाके क्या क्या बदलना चाहेंगे। अब जो भी कुछ बदलना चाहेंगे बच्चे, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना, और क्यों बदलना चाहेंगे वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, घ है, बीज धूल में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह हो तो उन्हें उगने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। संकेत, धूप अर्थात मेहनत, पानी अर्थात लगन और आदि। तो देखो, अगर हमारे सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए क्या क्या चाहिएगा, धूप, पानी मतलब मेहनत, लगन, हवा मतलब सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, है ना। तो इसको हम लिखवाए देते हैं कि अगर सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए मेहनत मतलब धूप, लगन मतलब पानी, धैर्य मतलब हवा और सही मार्गदर्शन मतलब मिट्टी की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, धैर्य से मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज इनसे पेड़ बनता है, वैसे ही सपने हकीकत बनते हैं, है ना। तो अगर सपने बीज की तरह हैं तो उन्हें उगने के लिए मेहनत मतलब धूप, लगन मतलब पानी, धैर्य मतलब हवा और सही मार्गदर्शन मतलब मिट्टी की ज़रूरत होगी। क्यों होगी? कि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते हैं, धैर्य से मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज इनसे पेड़ बनता है, वैसे ही सपने हकीकत बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ड वाला क्वेश्चन है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपने अथवा विचारों से क्या होता होगा, बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है, बताइए। देखो, बुरे सपनों का क्या असर होगा, बुरे सपने विचारों से नर्क जैसी स्थिति बन सकती है। इससे लड़ाई, झगड़ा, दुख या गलत काम बढ़ सकते हैं। जैसे अच्छे सपने हमें प्रेरणा देते हैं, वैसे बुरे सपने हमें गलत राह पर ले जा सकते हैं, है ना जी। बचने का क्या तरीका हो सकता है, बुरे सपनों से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना या खेल करना चाहिए। इससे हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे और बुरे विचारों से दूर रहेंगे। तो बुरे सपनों का असर क्या होगा, बुरे सपनों या विचारों से नर्क जैसी स्थिति बन सकती है।
इससे लड़ाई, झगड़ा, दुख और गलत काम बढ़ सकते हैं। जैसे अच्छे सपने हमें प्रेरणा देते हैं, वैसे बुरे सपने हमें गलत राह पे ले जा सकते हैं। बचने का तरीका क्या है? बुरे सपनों से बचने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए प्रार्थना या खेल करना चाहिए। इससे हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे और बुरे विचारों से दूर रहेंगे। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया तो 4वाला क्वेश्चन देखेंगे। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? अगर इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, तो कल्पना कीजिए हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तो दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? कैसी होगी जी दुनिया? अगर हर किसी को सपने देखने और पूरा करने की आज़ादी मिले, तो दुनिया बहुत खुशहाल होगी और रंगीन होगी। लोग वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर बनेंगे और नई चीज़ें बनाएंगे। कोई दुख या गरीबी नहीं होगी, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना? अगर हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आज़ादी मिले, तो दुनिया बहुत खुशहाल और रंगीन होगी। लोग वैज्ञानिक, कलाकार बनेंगे और नई चीज़ें बनाएंगे। कोई दुख या गरीबी नहीं होगी, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी? उस दुनिया में मेहनत, प्यार, सहयोग और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण होंगे। मेहनत से सपने पूरे होंगे, प्यार से रिश्ते मजबूत बनेंगे, सहयोग से सबकी मदद होगी और शिक्षा से नई सोच आएगी, है ना? तो अगर हर किसी को सपने देखने और पूरा करने की आज़ादी मिले, तो दुनिया बहुत खुशहाल होगी, रंगीन होगी। लोग वैज्ञानिक, कलाकार और डॉक्टर बनेंगे, नई चीज़ें बनाएंगे। कोई दुख या गरीबी नहीं होगी, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना? और महत्वपूर्ण बातें क्या होंगी? उस दुनिया में मेहनत, प्यार, सहयोग और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होंगे। मेहनत से सपने पूरे होंगे, प्यार से रिश्ते मजबूत होंगे, सहयोग से सबकी मदद होगी और शिक्षा से नई सोच आएगी, है ना? क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो देखेंगे अपना लास्ट 6वाला क्वेश्चन। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से यह सुझाव है, आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? यह बात किससे कही जा रही है? इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से क्या ये सजेशन है कोई एक, या कोई ये ऑर्डर है, या कोई ये प्रार्थना है, मतलब रिक्वेस्ट है, या कुछ और है? और यह बात किससे कही जा रही है? तो यह क्या है? मेरे विचार से एक सुझाव और थोड़ा सा आदेश दोनों हैं। कवित्री हमें सलाह दे रही है कि सपनों को आज़ाद रखें, लेकिन मत बांधो और न काटो। शब्दों से यह भी लगता है कि हमें इसे गंभीरता से मानना चाहिए, थोड़ा सा ऑर्डर, थोड़ा सा आदेश जैसा भी लग रहा है ना? किससे कही जा रही है बात? तो यह बात हम सब लोगों से कही जा रही है, माता पिता, शिक्षक, दोस्त और खुद से भी। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को रोकने से बचना चाहिए, ताकि हर कोई अपने सपनों को उड़ा सके, है ना? तो इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से ये सुझाव है, आदेश है या प्रार्थना है या कुछ और है? ये बात किससे कही जा रही है? क्या है ये? तो मेरे विचार से ये एक सुझाव और थोड़ा आदेश दोनों है। कवित्री हमें सलाह दे रही है कि सपनों को आज़ाद रखें, लेकिन मत बांधो और न काटो। शब्दों से यह भी लगता है कि हमें इसे गंभीरता से मानना चाहिए। किससे कही जा रही है? तो यह बात हम सब लोगों से कही जा रही है, माता पिता, शिक्षक और खुद से भी। इसका मतलब है
कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को रोकने से बचाना चाहिए ताकि हर कोई अपने सपनों को उड़ा सके। ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो चलिए बच्चे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कविता की रचना। सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धूलि में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर आते हैं, है ना। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव को समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से शब्द चित्रों की लड़ी सी लगा देता है, जिससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे क वाला है अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। भैया कविता की विशेषताएं क्या हैं, उनकी एक सूची बनानी है। जैसे बच्चे देखो, प्रकृति के उदाहरण दिए गए हैं इस कविता में, सपनों की आज़ादी है, शब्द चित्र है, प्रश्नात्मक शैली है और उत्साह और प्रेरणा भी है ना। तो प्रकृति के उदाहरण कविता में सौरभ मतलब खुशबू, बीज, अग्नि और धुआं जैसे प्रकृति के उदाहरण हैं जो सपनों को समझाने में मदद करते हैं। जैसे सौरभ उड़ जाता है नभ में से हम खुशबू की उड़ान का चित्र देखते हैं। सपनों की आज़ादी, कविता बार बार सपनों को रोकने से मना करती है। इन सपनों के पंख न काटो, जो सपनों की स्वतंत्रता दिखाती है ना। शब्द चित्र, पंक्तियां जैसे बीज धूलि में गिर जाता जो, हम बीज के पेड़ बनने का दृश्य सोच सकते हैं जो कविता को खूबसूरत बनाता है। प्रश्नात्मक शैली, फिर वह लौट कहाँ आता है, जैसे सवाल पूछकर कवित्री हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। उत्साह और प्रेरणा, स्वर्ग बनाने का शिल्प जैसे शब्द हमें नई ऊर्जा और अच्छे काम की प्रेरणा देते हैं, है ना। तो देखो इस कविता में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। प्रकृति के उदाहरण, कविता में सौरभ, बीज, अग्नि और धुआं जैसे प्रकृति के उदाहरण हैं जो सपनों को समझाने में मदद करते हैं। जैसे सौरभ उड़ जाता है नभ में से हम खुशबू की उड़ान का चित्र देख सकते हैं। सपनों की आज़ादी, कविता बार बार सपनों को रोकने से मना करती है। जैसे हम सपनों के पंख न काटो, जो सपनों की स्वतंत्रता दिखाती है। शब्द चित्र, पंक्तियां जैसे बीज धूलि में गिर जाता जो, हम बीज के पेड़ बनने का दृश्य सोच सकते हैं, कविता को खूबसूरत बनाता है। प्रश्नात्मक शैली, फिर वह लौट कहाँ आता है, जैसे सवाल पूछकर कवित्री हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। उत्साह और प्रेरणा, स्वर्ग बनाने का शिल्प जैसे शब्द हमें नई ऊर्जा और अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लिया जाए जी। सो इसका ख वाला क्वेश्चन है, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं समाहित हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। देखो एक तरफ कविता की पंक्तियां राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड कविता की विशेषताएं हैं, तो उनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट वी हैव, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन सा है भैया? आरोहण और अवरोहण विपरीत शब्द है ना। कौन सी लाइन है? वह नभ में कब उड़ पाता है? नहीं। सेकंड है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। करेक्ट, यही है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको, है ना। तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका सेकंड है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। नेक्स्ट है, एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, तो फोर्थ वाला चेक कीजिए। इन सपनों के पंख ना काटो,
लाइन बार बार आई है। तो इन सपनों के पंख न काटो। थर्ड है समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। समान अर्थ वाले शब्द, जैसे सिक्स्थ वाले पे आ जाइए। दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। देखो समानार्थी शब्द भू, भूमि है ना, तो समान शब्द है ना, तो समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका सिक्स्थ है दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। करेक्ट। चलो फोर्थ वाला देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है जी? फर्स्ट ही चेक कर लो। वह नभ में कब उड़ पाता है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वह नभ में कब उड़ पाता है। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं। संबोधन का प्रयोग किया गया है, मतलब वो संबोधन मार्क सामने देखो इसके फिफ्थ वाला ही। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, है ना, तो संबोधन किया गया है ना। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। एंड लास्ट सिक्स्थ वी हैव सपनों को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है। तो इसका थर्ड देखेंगे। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो बच्चे इसका थर्ड है स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, है ना। तो देखो देखेंगे हम ये मिलान को। फर्स्ट है, एक बार वंस रीड करेंगे। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका सेकंड है इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको, बांधो। सेकंड है एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है, तो इसका फोर्थ है इन सपनों के पंख न काटो। थर्ड है समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसका सिक्स्थ है दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। फोर्थ है प्रश्न पूछा गया है, तो इसका फर्स्ट चेक करो, वह नभ में कब उड़ पाता है। फिफ्थ है संबोधन का प्रयोग किया गया है, तो सामने ही चेक करो, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। सिक्स्थ है सपनों को मनुष्यों की तरह चित्रित किया गया है, तो इसका थर्ड है स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो शब्दों की बात, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। आरोहण और अवरोहण अंडरलाइन वर्ड है। उपर्युक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आरोहण और अवरोहण एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, उल्टे हैं, विलोम शब्द हैं। आरोहण का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर जाना या चढ़ना, और अवरोहण का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर आना या उतरना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चे क वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में आरोहण और अवरोहण का उपयुक्त प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे फर्स्ट है पर्वतारोहियों ने 20 दिन तक पर्वत पर डैश कर विजय प्राप्त की। पर्वत पर चढ़ाई की, नीचे से ऊपर गए, तो आरोहण कर विजय प्राप्त करी, है ना। नदियां विशाल पर्वतों से डैश करते हुए सागर में मिल जाती हैं। पर्वतों से उतरती है ना नदी, तो पर्वतों से अवरोहण करते हुए सागर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है अंक गणित में बड़ी से छोटी संख्या की ओर लिखने की प्रक्रिया बड़ी से छोटी ऊपर से नीचे आ रही है, तो अवरोहण कर क्रम कहलाती है ना। क्लियर है ये चीज। चलिए इसके आगे क्या है। इसी प्रकार से आरोहण और अवरोहण शब्द का प्रयोग को देखते हुए आप भी कुछ सार्थक शब्द बनाइए। कुछ ऐसे शब्द अपने मन से बनाने हैं जिसमें आरोहण और अवरोहण आए। तो मैंने पहाड़ पर आरोहण किया,
और ऊपर से बहुत सुंदर दृश्य देखा, पहाड़ पर चढ़ाई करी, है ना। सेकंड हो सकता है सूरज की किरणें आकाश से अवरोहण करती हैं, आकाश से नीचे उतरती हैं, है ना, और धरती को रोशन करती हैं। भैया आकाश से जमीन पर आती हैं तब धरती को रोशन करती हैं, है ना। थर्ड हो सकता है मेरे दोस्त ने सीढ़ियों से आरोहण करके छत पर झंडा फहराया, आरोहण करके ऊपर चढ़ के छत पे जाके झंडा फहराया, है ना। आपको चाहिए तो बच्चे आप कोई और एग्जाम्पल या नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने पहाड़ पर आरोहण किया और ऊपर से बहुत सुंदर दृश्य देखा। नेक्स्ट है सूरज की किरणें आकाश से अवरोहण करती हैं और धरती को रोशन करती हैं। थर्ड है मेरे दोस्त ने सीढ़ियों से आरोहण करके छत पर झंडा फहराया, है ना जी। चलिए खा वाले पे मूव कर लिया जाए। सो द ख वाला वी हैव, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वह नभ में कब उड़ पाता है, धूम गगन में मंडराता है। नभ और गगन, नभ और गगन समानार्थ वाले शब्द हैं। हाँ जी, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए कुछ नई पंक्तियों की रचना कीजिए और देखिए कि पंक्तियों में लय बनाए रखने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ग वाला देखेंगे हम, नहीं अरे पहले तो ये देख लेना किन शब्दों की आवश्यकता है, किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो आकाश और व्योम यूज कर ले, नभ और गगन की जगह आकाश और व्योम। तो वह आकाश में कब उड़ पाता है, यहाँ नभ को आकाश से बदल दिया, लय वैसे ही बनी रही, है ना। और धूम गगन में मंडराता है, धूम मतलब धूम की जगह हमने व्योम लिख दिया, तो धूम व्योम में नहीं, गगन की जगह व्योम लिख दिया, सॉरी। तो धूम व्योम में मंडराता है, यहाँ गगन को व्योम से बदला, लेकिन मंडराता है कि लय धूम को यथावत रखा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो किन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी भैया, क्या जरूरत पड़ी, लय बनाए रखने के लिए शब्दों की लंबाई और ध्वनि पर ध्यान देना पड़ा। जैसे आकाश और व्योम को नभ और गगन के साथ जोड़ा, लेकिन अगर पंक्ति लंबी लगे तो बीच में ओ या जैसे जैसे शब्द जोड़ सकते हैं। जैसे वह आकाश में और उड़ पाता है, यहाँ मूल लय को बनाए रखा गया। करेक्ट। चलिए गा पे मूव करें। ग वी हैव, कविता में मत शब्द से बांधो काटो क्रिया लगाई गई है। आप मत के साथ कौन कौन सी क्रिया लगाना चाहेंगे लिखिए। जैसे संकेत मत डरो, कुछ भी लगा दो। मत डरो, मत रुको, मत छोड़ो, मत हारो, मत भूलो, मत रो, मत हंसो, वट एवर यू वांट लगा सकते हैं। ठीक है, घ वाले पे आओ। आपकी भाषा में बांधने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। बांधना मतलब जोड़ना, है ना। तो बांधने के लिए बच्चे कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, बांधना, जोड़ना, रस्सी से बांधना, कसना, टाई करना। कोई और शब्द माइंड में आ रहे हो वो नोट डाउन कर दीजिएगा। वाक्य कैसे बनेगा, मैंने गाय को रस्सी से बांधा ताकि वह न भागे, है ना। सेकंड, उसने 2 डोरियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। नेक्स्ट, पेड़ की डाल को कसकर बांधा गया ताकि वह टूटे नहीं। नेक्स्ट, मेरे भाई ने अपने जूतों की डोर टाई की। नेक्स्ट, हमने तंबू को पत्थरों से बांधा ताकि वह हवा उसे उड़ा ना ले, है ना। और कोई वाक्य आ रहे हो मन में वो बना लीजिएगा। जैसे मैंने गाय को रस्सी से बांधा ताकि वह न भागे, उसने 2 डोरियां जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई, पेड़ की डाल को कसकर बांधा गया ताकि वह टूटे नहीं, मेरे भाई ने अपने जूतों की डोर टाई की, हमने तंबू को पत्थरों से बांधा ताकि वह हवा उसे उड़ा ना ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका ड वाला देखेंगे।
मत शब्द को उलट कर लिखने से बनता है तम, जिसका अर्थ है अंधेरा। तो कविता में से कुछ और ऐसे शब्द छाटिए जिन्हें उलट कर लिखने से अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। तो ऐसे शब्द धरती, धरती का हो जाएगा तीरथ, लेकिन अर्थ नहीं बनता इसलिए सही नहीं है, छोड़ो इसे। नभ उलट कर हो जाएगा भन, इसका भी अर्थ नहीं बनता, है ना। पंख, पंख का हो जाएगा खम्प, अर्थ नहीं बन रहा। सौरभ बरसो, अर्थ नहीं बनता। तो मेनली क्या देखा हमने कि कविता में ज़्यादा ऐसे शब्द नहीं मिले जो उलटने से अर्थ दें। मत का तम एकमात्र उदाहरण, एकमात्र यही एग्जाम्पल है। समूह में चर्चा से पता चला कि हिंदी में उलट देने से अर्थ वाले शब्द कम होते हैं, जैसे राम का मार, अर्थ मतलब मारना, लेकिन कविता में यह लागू नहीं होता, है ना। आया समझ? चलो भैया, इसमें हमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिला। देखेंगे तो अपना बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज काल, काल परिवर्तन। सौरभ उड़ जाता है नभ में, उपर्युक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। इस पंक्ति की क्रिया जाता है से पता चलता है यह वर्तमान काल में लिखी गई है। यदि हम इसी पंक्ति को भूतकाल और भविष्यकाल में लिखें तो यह निम्नलिखित प्रकार से लिखी जाएगी। भूतकाल, सौरभ उड़ गया नभ में। भविष्यकाल, सौरभ उड़ जाएगा नभ में। कविता में वर्तमान काल में लिखी ऐसी अनेक पंक्तियां आई हैं। उन पंक्तियों को कविता में से ढूंढकर भूतकाल और भविष्यकाल में लिख देंगे। जैसे कौन कौन सी पंक्तियां आई हैं? सौरभ उड़ जाता है नभ में, ये तो हमारी बन ही गई। सेकंड कौन सी पंक्ति आई है? बीज धूलि में गिर जाता जो, बीज धूलि में गिर जाता जो, इसका भूतकाल क्या हो सकता है? बीज धूल में गिर गया जो। भविष्य क्या? बीज धूल में गिर जाएगा जो। तो भूतकाल क्या बच्चे? बीज धूल में गिर गया जो। भविष्य, बीज धूल में गिर जाएगा जो, है ना। नेक्स्ट और कौन सी पंक्ति आई है? अग्नि सदा धरती पर जलती। तो भूतकाल, अग्नि सदा धरती पर जली। भविष्यकाल, अग्नि सदा धरती पर जलेगी। तो भूतकाल, अग्नि सदा धरती पर जली। भविष्यकाल, अग्नि सदा धरती पर जलेगी। और कौन सी पंक्ति आई है? धूम गगन में मंडराता है। धूम गगन में मंडराता है, तो इसका भूतकाल होगा धूम गगन में मंडराया है। भविष्य होगा धूम गगन में मंडराएगा। तो भूतकाल क्या है? धूम गगन में मंडराया है। भविष्य क्या है? धूम गगन में मंडराएगा। और कौन सी पंक्ति है भैया? मुक्त गगन में विचरण करिए है तारों में फिर मिल जाएगा। मुक्त गगन में विचरण करिए है तारों में फिर मिल जाएगा। क्या हो सकता है इसका भूतकाल? मुक्त गगन में विचरण करिए है तारों में फिर मिल गया। मुक्त गगन में विचरण करिए है तारों में फिर मिल गया। भविष्यकाल क्या है? मुक्त गगन में विचरण करिए है तारों में फिर मिलेगा। मुक्त गगन में विचरण करिए है तारों में फिर मिलेगा। और कौन सी पंक्ति है जी? मेघों से रंगों किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। मेघों से रंगों किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। तो भूतकाल, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा, जमीन पर आएगा। और भविष्यकाल, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा, है ना। तो भूतकाल रहा मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आया। भविष्यकाल, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी शब्दकोश। शब्दकोश में देखेंगे बच्चे, शब्दकोश में क्या है हमारे पास? देखो, शब्दकोश में है स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प,
शब्दकोश के अनुसार शिल्प शब्द के निम्नलिखित अर्थ हैं, जैसे हाथ से कोई चीज बनाकर तैयार करने का काम, जैसे दस्तकारी, कारीगरी या हुनर, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े सिलना, गहने गढ़ना आदि। कला संबंधी व्यवसाय। तीसरा दक्षता या कौशल, निर्माण, सृजन, सृष्टि, रचना या फिर आकार या आवृत्ति, अनुष्ठान, क्रिया, धार्मिक कृत्य। इतने सारे शब्द अनेक शिल्प के, है ना। अब शब्दकोश से शिल्प शब्द से जुड़े निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खोज कर लिखिए। जैसे फर्स्ट है शिल्पकार, शिल्पी, शिल्पजीवी, शिल्पकारक, शिल्पिक या शिल्पकारी। क्या अर्थ हो सकता है? वह व्यक्ति जो कारीगरी, हुनर या कला का काम करता है, जैसे मूर्ति बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, चित्रकार या कोई भी कारीगर, है ना। तो वह व्यक्ति जो कारीगरी, हुनर या कला का काम करता हो, जैसे मूर्ति बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, चित्रकार या कोई और कारीगर। उदाहरण के लिए मूर्तिकार एक शिल्पकार है जो पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव शिल्पकला। इसका अर्थ हो सकता है जी वह कला जिसमें हाथ से सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई या कढ़ाई। वह कला जिसमें हाथ से सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई या कढ़ाई। उदाहरण शिल्पकला में मिट्टी के बर्तन बनाना एक सुंदर कला है। शिल्पकला में मिट्टी के बर्तन बनाना एक सुंदर कला है। नेक्स्ट है जी शिल्प कौशल। शिल्प कौशल के अंदर क्या अर्थ हो सकता है? किसी कला या काम में विशेष निपुणता। किसी कला या काम में विशेष निपुणता, दक्षता या कौशल। उदाहरण क्या हो सकता है? कारीगर का शिल्प कौशल देखकर लोग उसकी तारीफ करते हैं। कारीगर का शिल्प कौशल देखकर लोग उसकी तारीफ करते हैं। फोर्थ है शिल्प गृह या शिल्प गेह। इसका क्या अर्थ हो सकता है? वह स्थान या घर जहाँ शिल्प का काम होता हो, जैसे कारीगर या कार्यस्थल। वह स्थान या घर जहाँ शिल्प का काम होता हो, जैसे कारीगर या कार्यस्थल। उदाहरण शिल्प गृह में कारीगर मिट्टी के दिए बनाते हैं, है ना। फिफ्थ वी हैव शिल्प विद्या। इसका अर्थ है शिल्प या कला से संबंधित ज्ञान या शिक्षा। शिल्प या कला से संबंधित ज्ञान या शिक्षा। उदाहरण शिल्प विद्या सीखने के लिए उसे कला स्कूल में दाखिला लिया। शिल्प विद्या सीखने के लिए उसने कला स्कूल में दाखिला लिया। नेक्स्ट सिक्स्थ है शिल्पशाला या शिल्पालय। शिल्पशाला या शिल्पालय तो अर्थ है वह जगह जहाँ शिल्प का काम सिखाया या किया जाता हो, जैसे क्रियाशाला, कार्यशाला। उदाहरण के लिए शिल्पशाला में लोग मूर्तियों और हस्तकला की चीज़ें बनाना सीखते हैं, है ना। तो अर्थ वह जगह जहाँ शिल्प का काम सिखाया या किया जाता हो, जैसे कार्यशाला। उदाहरण शिल्पशाला में लोग मूर्तियों और हस्तकला की चीज़ें बनाना सीखते हैं, है ना जी। चलो ये था हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले पार्ट से आगे। इसमें देखेंगे कविता में गति को न बांधने की बात कही गई है। आप बांधने का प्रयोग किन स्थितियों में या वस्तुओं के लिए करते हैं? बनाइए। बांधना मतलब गांठ बांधना, है ना। किन किन जगह पर किया जाता है? गांठ बांधना, पशुओं को बांधना, बाल बांधना, राखी बांधना, पट्टी बांधना, सपनों को बांधना। गांठ बांधना मतलब जैसे रस्सी में गांठ बांधना या कपड़ों को बांधना, है ना। पशुओं को बांधना जैसे गाय बकरी को रस्सी से खूंटे से बांधना। बाल बांधना चोटी या जूड़ा बांधना। राखी बांधना भाई की कलाई पर राखी बांधना। पट्टी बांधना चोट पर पट्टी बांधना। सपनों को बांधना किसी की इच्छाओं या सपनों को रोकना। क्लियर? आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख देखेंगे।
स्वर्ग शब्द से आशय है सुखद स्थान, कोई अच्छी जगह, है ना। अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो, आनंद फील हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाइए, घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। क्या क्या करेंगे भैया अपने घर, स्कूल वगैरह को साफ सुथरा बनाने के लिए? साफ सफाई करेंगे, समय बिताएंगे, हंसी खुशी का माहौल बनाएंगे। स्वर्ग बनाने के लिए आप ओवरऑल क्या करेंगे? अच्छी अच्छी चीज़ें खुद मेंशन करेंगे। चलो कविता में सपनों की बात की गई है। आप कौन सा सपना ऐसा है यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है? उसके विषय में बताइए जी, ऐसा कौन सा सपना है जो सच हो जाए तो दूसरों की सहायता कर सकता है? ऐसा कौन सा सपना है आपका जो सच हो जाए तो दूसरों के काम आ जाएगा? डॉक्टर बनना या कुछ भी ऐसा बनना, है ना। खुद करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चर्चा परिचर्चा। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का भी सपना बन जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया। साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपके ऐसे कौन से सपने हैं जिसे पूरा करने के लिए आप अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे? बताइए जी, आपके ऐसे कौन से सपने हैं जिनको आपको पूरा करने के लिए और लोगों को भी चाहिए, और लोग भी चाहिए? स्वच्छ भारत का सपना, शिक्षा का सपना, गरीबी हटाने का सपना, बहुत सारे हो सकते हैं। इनको खुद से करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सृजन। सृजन के अंदर क्या है बच्चे? देखो सृजन में है, क वाला है विराम चिन्ह का फेर बदल। हम यहाँ विराम चिन्ह का फेर बदल करेंगे। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो हमने यहाँ कॉमा को थोड़ा सा खिसका के लगाया तो रोको मत जाने दो, खिसका दिया तो रोको मत जाने दो, है ना। लेखन ने विराम चिन्ह का विशेष महत्व बताया है। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है बिना रोके जाने दिया जाए। वहीं रोको मत जाने दो में रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है जाने से रोका जाए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप किन चित्रों के लिए रोको मत और जाने दो और रोको मत जाने दो का प्रयोग करेंगे? नीचे रिक्त स्थान में लिखे इन चित्रों को शीर्षक भी दीजिए, टाइटल भी देंगे। देखो कर लेंगे बच्चे आप इसको। जैसे फर्स्ट है, बच्चे सड़क पार कर रहे हैं, कार रुकी हुई है तो रोको मत जाने दो। सेकंड है, आदमी एक बोर्ड पर पढ़ रहा है जिसमें लिखा है क्षेत्र विक, तो रोको मत जाने दो। इनको आप खुद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। कविता आगे बढ़ाएं। इस कविता को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जी, देखेंगे। देखो नीचे दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक कविता तैयार कीजिए। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कैसे आप इस कविता को आगे बढ़ाएंगे? जैसे नदियाँ बहती हैं मुक्त, सागर तक पहुँचने को रुख, सपने भी तो नदियाँ जैसे उड़ते हैं मन की आकाश में ऐसे। नेक्स्ट है, रोक न इनकी राह सुहानी, इनमें बसती है जिंदगानी, हर सपना लाता है रंग नया, दिल में जगाता है उमंग नया, छू लेगा वह तारों का मेला, जब उड़ेगा खुला सा झमेला, इन सपनों को दे दो उड़ान, बन जाए ये जीवन का सम्मान, धरती से उठकर गगन तक जाएं, हर दिल में नई रोशनी लाएं, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, है ना। इस तरीके से कविता आगे बढ़ सकती है। आपको चाहिए तो आप अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, जैसे नदियाँ बहती है मुक्त, सागर तक पहुँचने को रुख, सपने भी तो नदियाँ जैसे उड़ते हैं मन के आकाश में ऐसे,
कहाँ गया, हाँ, रोकना इनकी राह सुहानी, इनमें बसती है जिंदगानी, हर सपना लाता है रंग नया, दिल में जगाता है उमंग नया, छू लेगा ये तारों का मेला, जब उड़ेगा खुला सा झमेला, इन सपनों को दे दो उड़ान, बन जाएंगे जीवन का सम्मान, धरती से उठकर गगन तक जाएं, हर दिल में नई रोशनी लाएं, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो, है ना। चलिए ग वाले पे आ जाते हैं बच्चे। ग वाला है खोया पाया। मान लीजिए आपका सपना कहीं खो गया है, उसको खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें, अपने स्कूल प्रशासन को यह रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के एक नाम पत्र लिखिए भैया, पत्र लिखो कि आपका सपना खो गया है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करो, स्कूल प्रशासन को रिपोर्ट भेजनी है। कैसे भेजेंगे कि प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, स्कूल का पता, विषय खोए हुए सपने की रिपोर्ट। खोए हुए सपने की रिपोर्ट क्या है? माननीय महोदय, सादर नमस्ते, मैं आपका नाम, कक्षा, आपकी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको सूचित करता हूँ कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सपना खो गया है। यह सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मुफ्त मदद करूं। सपने का विवरण है, क्या खोया? मेरा सपना। कब खोया? पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है ये सपना मेरे मन से कहीं खो गया है। कहाँ खोया? शायद स्कूल के खेल के मैदान, पुस्तकालय या कक्षा में, जहाँ मैं अक्सर समय बिताता हूँ। विशेष जानकारी, यह सपना मेरे लिए बहुत खास था। यह मुझे हमेशा प्रेरणा देता था कि मैं मेहनत करूँ और दूसरों की मदद करूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सपने में ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर किसी को यह सपना मिले तो कृपया मुझे स्कूल या कार्यालय में सूचित करें। मैं अपने सपनों को फिर से पाने के लिए उत्सुक हूँ। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। दिनांक, जो भी डेट है, आपका आज्ञाकारी, आपका नाम, कक्षा का और रोल नंबर। ठीक है, वापस रीड करें। प्रधानाचार्य महोदय, आपके स्कूल का नाम, आपके स्कूल का पता, विषय खोए हुए सपने की रिपोर्ट। माननीय महोदय, सादर नमस्ते, मैं आपका नाम, कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं आपको सूचित करता हूँ कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सपना खो गया है। यह सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मुफ्त मदद करूँ। सपने का विवरण, क्या खोया? मेरा सपना डॉक्टर बनने का। कब खोया? पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि यह सपना खोया। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि यह सपना मेरे मन से कहीं खो गया है। कहाँ खोया? शायद स्कूल के खेल के मैदान, पुस्तकालय या कक्षा में, जहाँ मैं अक्सर समय बिताता हूँ। विशेष जानकारी, ये सपना मेरे लिए बहुत खास था। यह सपना मुझे हमेशा प्रेरणा देता था कि मैं मेहनत करूं और दूसरों की मदद करूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सपने को ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर किसी को यह सपना मिले तो कृपया मुझे या स्कूल कार्यालय को सूचित करें। मैं अपने सपने को फिर से पाने के लिए उत्सुक हूं। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। दिन, आपका आज्ञाकारी, आपका नाम और कक्षा और रोल नंबर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वाद विवाद, जिसके अंदर का है, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है, व्यक्ति को बांध सकते हैं उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। एक समूह विषय के विपक्ष में और दूसरा समूह विषय के पक्ष में अपना तर्क देगा। जैसे समूह 1, व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। समूह 2, स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे देखो, आपको वाद विवाद करना है, एक डिबेट टाइप करना है ना। एक ग्रुप रहेगा जहां व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सेकंड ग्रुप रहेगा जहां पे स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। पक्ष और विपक्ष की तरह आप इसको कर लेंगे जी। चलो ख वाला क्वेश्चन देख लें तो,
विद्यार्थी वाद विवाद के अनुभव पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। अब आपका जो भी वाद विवाद रहेगा आप उसके ऊपर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, है ना। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो बच्चे देखना, सुनना और समझना। देखना, सुनना और समझना के अंदर क्या है? क वाला है धूम गगन में मंडराता है, सुगंध का अनुभव सूंघकर किया जाता है, धुएं को देखा जा सकता है, वायु का अनुभव स्पर्श द्वारा किया जा सकता है और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है, जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं? जैसे बारिश की बूंदों का अनुभव, बारिश की बूंदें टच करा के, है ना, बाहर ले जाओ उसको, बारिश की बूंदें उसको हाथ पर उसके चेहरे पे पड़ेंगी तो पता लगेगा कि भाई बारिश आ रही है। उसकी आवाज़ सुनवा के बारिश की टप टप की, या बोलकर बता सकते हैं कि कैसे ठंडी हवा ताज़ा लग रही है ना। तो मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगा और बारिश की बूंदों को उनके हाथों और चेहरे पर छूने दूंगा, या फिर बारिश की आवाज़ सुनवाऊंगा जैसे छत पर टप टप की ध्वनि, या फिर मैं बोलकर बताऊंगा या बताऊंगी कि बारिश कैसी ठंडी और ताज़ा लगती है, जैसे बूंदें छोटी छोटी और ठंडी हैं और पानी के छोटे छोटे मोती, है ना। धुएं के उड़ने का अनुभव, मैं उन्हें धुएं की गंध सूंघने दूंगा, जैसे अगरबत्ती या लकड़ी जलने की गंध। हवा में धुएं की हल्की गर्मी को उनके हाथों से छूने दूंगा, या मैं उन्हें बताऊंगा कि धुआं हल्का और हवा में ऊपर उठता हुआ लगता है, जैसे बादल। खेल के रोमांच का अनुभव, मैं उन्हें खेल की आवाज़ें सुनाऊंगा, जैसे दर्शकों की तालियां और खिलाड़ियों की चीख पुकार। खेल के दौरान हवा में गेंद की गति को छूने दूंगा, जैसे फुटबॉल को हल्के से छूना। या मैं उन्हें बोलकर खेल का रोमांच बताऊंगा, जैसे गेंद तेजी से जा रही है और सभी जोर से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, चलो ख देखेंगे। मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव, विद्यार्थियों को बराबर बराबर की संख्या में दो दल टीम बनाइए। दलों के नाम रखें कल्पना और आकांक्षा। दो ग्रुप बनाने हैं, दो टीम बनानी है। एक टीम का नाम कल्पना और सेकंड टीम का नाम आकांक्षा। कल्पना दल से एक प्रतिभागी आगे आए और मुख्य अभिनय हाव भाव या संकेत के माध्यम से इस कविता की किसी भी पंक्ति का भाव प्रस्तुत करें। आकांक्षा दल के प्रतिभागियों को पहचान कर बताना होगा कि अभिनय में किस पंक्ति की बात की जा रही है। पहचानने की समय सीमा भी निर्धारित की जाए। निर्धारित समय पर सही उत्तर बताने वाले दल को अंक भी दिए जा सकते हैं। इस तरह खेल को आगे बढ़ाया जाए। बच्चे ये आपकी एक्टिविटी है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव जी आपका प्रबंधन। आपका प्रबंधन में देखेंगे बच्चे, आपके प्रबंधन के अंदर क्या है। देखो, अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ सकती हैं। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति में बचाव संभव हो जाता है। कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए कि क्या क्या करोगे। यदि अचानक आग लग जाए तो क्या करोगे। आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए अचानक से तो क्या करोगे। अचानक से भूकंप आ जाए तो क्या करोगे। या आप अपना खुद से करेंगे। मैं आपदा के समय क्या करूँगा या क्या करूँगी। एक सूची या चित्र आधारित योजना बनाएं। आप अब आपदा या कोई प्रॉब्लम के टाइम पे क्या करोगे उसका एक सूची और एक चित्र बनाकर ऐसा कुछ तैयार करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सोदा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे शिल्प। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते होंगे। इनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। जैसे अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए शिल्प कार्यों को उनके सही अर्थों या व्याख्याओं से मिलाइए। शिल्प कार्य, काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प क्या होती है भैया। देखो, काष्ठ शिल्प मतलब वो लकड़ी से वस्तुएं, खिलौने या मूर्ति बनाना आदि, है ना।
इसका फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, लकड़ी से वस्तुएं, खिलौने, मूर्ति बनाना आदि। नेक्स्ट है मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प क्या होती है, इसका फिफ्थ ऑप्शन देखिए, मिट्टी से बर्तन, दिए, मूर्ति और सजावट की चीजें बनाना। मिट्टी से बर्तन, दिए, मूर्ति और सजावट की चीजें बनाना। थर्ड वी हैव धातु शिल्प। धातु शिल्प के अंदर सिक्स्थ वाला ऑप्शन देखो, तांबा, पीतल, लोहे जैसी धातुओं से दीपक, मूर्तियां, थाली आदि बनाना। तांबा, पीतल, लोहे जैसी धातुओं से दीपक, मूर्तियां, थाली आदि बनाना। फोर्थ है कांच शिल्प, मतलब कांच से झूमर, सजावटी वस्तुओं और रंगीन खिड़कियां आदि बनाना। कांच से झूमर, सजावटी वस्तुओं और रंगीन खिड़कियां आदि बनाना। फिफ्थ वी है वस्त्र शिल्प। इसके अंदर कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई, छपाई, बंदेज आदि सजावट कार्य। कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई, छपाई सेकंड ऑप्शन है, बंदेज और सजावटी कार्य। नेक्स्ट है कागज शिल्प। इसका थर्ड ऑप्शन है, कागज से खिलौने, सजावट, लिफाफे और पेपर पेशी बनाना। कागज से खिलौने, सजावट, लिफाफे और पेपर पेशी बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास पत्थर शिल्प। पत्थर शिल्प के अंदर है जी पत्थर शिल्प का 13 चेक करो, संगमरमर या अन्य पत्थरों से मूर्ति बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि। संगमरमर या अन्य पत्थरों से मूर्ति बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि। एट्थ है चमड़ा शिल्प। इसके अंदर है बच्चे 12th वाला, चमड़े से जूते, बेल्ट, बैग और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाना। चमड़े से जूते, बेल्ट, बैग और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाना। 9th है बांस और बेंत शिल्प। इसका 11th है बांस और बेंत से टोकरियां, कुर्सियां, चटाई, पंखे आदि बनाना। बांस और बेंत से टोकरियां, कुर्सियां, चटाई, पंखे आदि बनाना। 10th है मोती एवं आभूषण शिल्प। इसका 14 है रंग बिरंगे मोतियों से हार, कंगन, झुमके आदि गहने बनाना। रंग बिरंगे मोतियों से हार, कंगन, झुमके आदि गहने बनाना। 11th है लाख शिल्प। इसका 9th है लाख से चूड़ियाँ, खिलौने, डिब्बे और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाना। लाख से चूड़ियाँ, खिलौने, डिब्बे और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाना। नेक्स्ट है 12th शीशा शिल्प। इसका है जी हमारा 7th, नहीं हाँ जी इसका 7th है शीशा शिल्प। इसके अंदर आएगा जी 8th वाला है कपड़ों या सजावट की वस्तुओं में शीशे जोड़ना या जड़ाई करना। कपड़े या सजावट की वस्तुओं में शीशे जोड़ना या जड़ाई करना। 13th है चित्रकला शिल्प। इसका है 7th, पारंपरिक चित्रकलाओं से जैसे मधुबनी, गोंड, वर्ली आदि से कलाकृतियां बनाना। पारंपरिक चित्रकलाओं से जैसे मधुबनी, गोंड, वर्ली आदि से कलाकृतियां बनाना। नेक्स्ट है नक्काशी शिल्प। इसके अंदर है 10th वाला, इसका 10th है लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई द्वारा डिजाइन बनाना। लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई द्वारा डिजाइन बनाना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम इसका ख वाला क्वेश्चन। बच्चे ख वाला है, अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़ी किसी स्थानीय कार्यशाला का भ्रमण कीजिए, घूमने जाइए और उस हस्तशिल्प के बारे में एक रिपोर्ट बनाइए और एक भैया रिपोर्ट तैयार कीजिए। जहाँ भी घूमने जा रहे हो उसके बारे में कर लेंगे। या फिर राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय के नीचे दी गई वेबसाइट में आपको कौन सा हस्तशिल्प या कलाकृति सबसे अच्छी लगी और क्यों, उसके विषय में बताइए। बता लेंगे, खुद करेंगे। चलो नेक्स्ट और लास्ट है झरोखे से। इसमें जस्ट आपको पढ़ना है।
अभी आपने जो कविता पढ़ी उसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। अब पढ़िए इन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी गिल्लू का अंश पढ़ लें। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में खाना खाने बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया और जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। तो यह भी एक कहानी है जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। ठीक है जी, इसके साथ हो गया बच्चे चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट साझी समझ है गिल्लू कहानी को पुस्तकालय से ढूंढकर पूरी पढ़िए और साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। वो सब ठीक है, हम नहीं कर रहे, मतलब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 हिंदी का मत बांधो। आई होप इसकी एक्सरसाइज आपको बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपने डाउट्स को पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।